हेलो एवरीवन। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के पीवाईक्यू की सीरीज में हम लोग पहला वीडियो बनाए थे ग्रीन केमिस्ट्री के क्वेश्चन पर। और आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग इसके वेट की बात कर लेते हैं कि कितना वेटेज रहता है क्वेश्चन का इसमें। तो लास्ट 3 ईयर के एग्जाम में ले रहा हूँ, ठीक है। तो 2014 वाला जो पेपर था, 16 में जो हुआ था 2016 में, तो उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी 5 क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से देखने को मिले थे, ठीक है। और 2024 में जो एग्जाम हुआ था 23 वाला, तो उसमें मिले थे अराउंड 8-9 क्वेश्चन, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ मोलर पार्टीशन फंक्शन, यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन इज। तो मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन जो है वो होता है यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डायमेंशन लेस, ठीक है। इसको आप मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्यू की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन की समीशन ऑफ आई एनर्जी लेवल्स टोटल है, ठीक है। तो सारे एनर्जी लेवल का ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई टर्म आप लोग सम करोगे तो मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। और इसमें देख देख सकते हैं कि बीटा ई आई वाली टर्म ही केवल है जिसकी कोई यूनिट होगी, ठीक है। ई तो बेस है, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू होता है 1/kT के बराबर। और एनर्जी तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे ई आई का मतलब है एनर्जी ऑफ ith स्टेट, ठीक है। तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल में, ठीक है। तो हम लोग यूनिट इसकी किस तरह से निकालेंगे? जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन, और टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, और ई की यूनिट होती है जूल। तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा और जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से जो बीटा ई वाली टर्म है वो है यूनिटलेस, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरा जो टर्म है क्यू के बराबर है ई टू दी पावर माइनस बीटा ई आई का सम। तो पूरा टर्म भी यूनिटलेस ही होगा, है, क्योंकि और कोई टर्म तो इसमें है नहीं जो यूनिट शो करे। तो डायमेंशन लेस फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन इज इक्वल टू स्टैटिस्टिकल वेट जी। तो इसका आंसर होता है इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन होता है क्यू इलेक्ट्रॉनिक, वो ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी के बराबर होता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल वेट जो है वो ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी के बराबर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन के केस में। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन। अब बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको एज्यूमिंग डिजेनरेसी टू बी यूनिटी, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग ईच एनर्जी 3.0 kT एंड 2.0 kT ईच, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे? तो एन आई बाई एन की वैल्यू होती है ई टू दी पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से एन आई क्या आ जाएगा? एन आई इज इक्वल टू एन इंटू एन, यहाँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है पूरे सिस्टम में, और एन आई आई एथ स्टेट में है। और यहाँ पे दो आई एथ स्टेट है, 3 kT और 2 kT। तो उन दोनों के लिए निकालेंगे तो उनका रेशियो निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एन इंटू एन बाई क्यू इंटू ई टू दी पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है, ये आ जाएगा। तो एन 3.0 kT वाला डिवाइडेड बाई एन 2.0 kT वाला, ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? एन बाई क्यू तो दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि पार्टीशन फंक्शन और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा क्योंकि एक ही सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। सिस्टम चेंज होता है तभी एन बाई क्यू चेंज होता। तो पहले वाले 3 kT के केस में एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे ई टू दी पावर माइनस बीटा। बीटा का वैल्यू होता है, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, 1/kT, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू 1/kT रख ले रहे हैं। और एनर्जी का वैल्यू कितना है? 3.0 kT। तो kT से kT कैंसिल आउट हो जाएगा और न्यू डिनोमिनेटर में आएगा ई टू द पावर माइनस 1/kT, और एनर्जी है 2.0 kT, ठीक है। तो इस केस में भी kT से kT कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे ई टू द पावर माइनस 3, और डिनोमिनेटर में बचेगा ई टू द पावर माइनस 2। तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा ई टू द पावर माइनस 1। तो ई टू द पावर माइनस 1 सेकेंड ऑप्शन में है, तो यही करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल be placed in 3 different energy level with 3 molecules in the first, 2 molecule in the second, 1 molecule in the third, ignoring any requirement of energy, ठीक है।
तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 एनर्जी लेवल है और उसमें फर्स्ट वाले एनर्जी लेवल में है 3 मॉलिक्यूल, सेकंड वाले में है 2 और थर्ड वाले में है 1 और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए 6। और पूछा है कि कितने डिफरेंट तरीके से हम इन डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स को इन 3 लेवल में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होता है, नंबर ऑफ बेज मतलब वेट फैक्टर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन है, यहाँ पर कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन फर्स्ट लेवल, इनका फैक्टोरियल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सेकंड लेवल, उसका फैक्टोरियल करेंगे, और इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन थर्ड लेवल फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इन 3 लेवल में एन की वैल्यू 6 है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाएगा, 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1 के बराबर, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 इंटू 1 बचा है नीचे और इंटू 1 बचा है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 आया टोटल, और 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो ये 2 बार कट जाएगा, तो बचेगा 6 इंटू 5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 60 के बराबर। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 60 डिफरेंट वेज में, ठीक है। तो आंसर इज 60। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन द वैल्यू ऑफ द टर्म एल एन एन फैक्टोरियल इज गिवन बाय। तो स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग एल एन एन फैक्टोरियल बराबर होता है एन एल एन एन माइनस एन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, एन एल एन एन माइनस एन। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू एंड एंट्रोपी एस इज। तो एस जो कि बोल्ट्जमान फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी होता है, वो होता है एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू के बराबर। यहाँ पे डब्ल्यू प्रोबेबिलिटी या फिर वेट फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को, ठीक है। और के यहाँ पे है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो ये जो फॉर्मूला है वो है पर मॉलिक्यूल के लिए, तो मॉलिक्यूलर एंट्रोपी है, ठीक है। मॉलिक्यूलर एंट्रोपी मतलब एक मॉलिक्यूल का एंट्रोपी कितना होगा सिस्टम में। अगर हम लोग वन मोल की बात करते हैं तो मोलर एंट्रोपी हो जाती, तो मोलर रेजिडुअल एंट्रोपी का फॉर्मूला होता मोलर एंट्रोपी, ठीक है। तो मोलर एंट्रोपी क्या होती, एस मोलर इज इक्वल टू बोल्ट्जमान कांस्टेंट के जो है इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर देते, ठीक है। आर में कन्वर्ट कर देते तो ये हो जाता मोलर लेवल पे, ठीक है, आर एल एन डब्ल्यू। तो आर क्या होता है यहाँ पे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो मॉलिक्यूलर लेवल की बात करेंगे तो के एल एन डब्ल्यू होगा, अगर मोलर लेवल की बात करेंगे तो आर एल एन डब्ल्यू होगा। ये चीज आप ध्यान रखना, माइनर सा डिफरेंस होता है इन चीजों में, एक शब्द चेंज करने से इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन सही है, के एल एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज पार्टिकल डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन में ये असम्पशन लिया गया है कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं है, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, ठीक है, वो डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स हैं सारे किसी सिस्टम में, और उन मॉलिक्यूल के बीच कोई भी अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं है, ये असम्पशन लिया गया है। दूसरा असम्पशन लिया है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है, जो कि इक्वल होगा सम ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल द स्टेट, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द हाईएस्ट स्टेट इनटू एनर्जी ऑफ हाईएस्ट स्टेट, इन सब सारी टर्म का आप लोग सम कर दोगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगी। तो ये भी एक बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। और नो रेस्ट्रिक्शन और असाइनिंग वेरियस एनर्जी लेवल टू द पार्टिकल्स इज बीइंग इम्पोज्ड, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये असम्पशन है उसमें, ठीक। तो पार्टिकल डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, ये भी सही है। और यहाँ पे माइनर सा चेंज किया गया है, डिस्टिंग्विशेबल की जगह इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल यहाँ लिख दिया है, जबकि जो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल के लिए होता है, ठीक है। तो यहीं पे
थोड़ा सा भी आप देखने में इसको गलती कर दोगे तो गलत लगा बैठोगे आंसर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन पूछा गया है कि क्या है भाई। तो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, पहले क्वेश्चन में एन दिया था एक्स की जगह पे, यहाँ एक्स है, तो एल एन एक्स फैक्टोरियल बराबर होता है एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 है तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट को बताता है डब्ल्यू, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल वे है जिनमें मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, ठीक है। तो डब्ल्यू अगर 1 है इसका मतलब है एक ही तरीके से मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसका मतलब है सबसे ऑर्डर्ड सिस्टम है वो, ठीक है। ऑर्डर का मतलब मोस्ट रेगुलर है वो सिस्टम। अगर वेट 1 है तो वो सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड है, और क्योंकि एक ही पॉसिबल वे है मॉलिक्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। तो इसका मतलब मोस्ट रेगुलर है, और 1 माइक्रोस्टेट है, डब्ल्यू माइक्रोस्टेट को ही बताता है, ठीक। तो पहले दो सही हो गए। और चाओटिक एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम इज जीरो, ये ऑप्शन गलत है। चाओटिक एक्सटेंट का मतलब है एंट्रोपी, चाओस का मतलब होता है रैंडमनेस, ठीक है। चाओटिक एक्सटेंट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एंट्रोपी कितनी है। आप जानते हैं कि एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू के बराबर होता है। अगर डब्ल्यू यहाँ पे आप लोग 1 रख दोगे, अगर डब्ल्यू 1 हो जाएगा तो पूरा टर्म यहाँ पे जीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसका मतलब एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। तो ये भी सही ऑप्शन है, चाओटिक एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम इज जीरो, ठीक है। अब एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज फाइनाइट, जीरो है लेकिन फाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही होगा। और आप भी इसको एक बार चेक कीजिएगा, क्योंकि आरपीएससी ने शायद इसका आंसर दिया है चाओटिक एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम इज जीरो। आरपी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आरपीएससी ने शायद इसका आंसर दिया है थर्ड, और मेरे अकॉर्डिंग आ रहा फोर्थ। तो आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए। तो इसको आप, होमवर्क है ये आपके लिए कि इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे, ठीक है। तो होमवर्क के तौर पे इस क्वेश्चन को लीजिए। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो एक तरफ आपको लिस्ट 1 में दिए गए हैं पार्टीशन फंक्शन के नेम और उनकी इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, उसकी वैल्यू जी के बराबर होती है। यहाँ पे जी है डिजेनरेसी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। डिजेनरेसी ऑफ ग्राउंड स्टेट है यहाँ पे जी। और ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी के बराबर क्यों आता है इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, क्योंकि जो हायर लेवल होते हैं उनका एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि ग्राउंड स्टेट में ही मॉलिक्यूल रहना पसंद करता है बजाय एक्साइटेड स्टेट में जाए, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट एसेसिबल नहीं होती है, केवी क्योंकि केवीटी केटी की वैल्यू या केवीटी बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर की वैल्यू के कंपैरिजन में इनका जो गैप होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट का, वो बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल पे देखें तो, ठीक है। तो जी जीरो के बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। तो डी का करेक्ट मैच होगा सेकंड। तो आप देखेंगे कि डी का करेक्ट मैच यहाँ पे एक में ही है सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बाकी के आप मैच कर लेना, ठीक है। तो केवल इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन आपको पता है तो भी आप लोग इसको कर लोगे। बाकी का आप देख लीजिए, ट्रांसलेशनल 2 पाई m के टी की पावर 3/2 बी अपॉन एच क्यू के बराबर होता है, तो फोर हो जाएगा, और बाकी का बी थर्ड और सी 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला आपसे पूछा है क्या होगा। तो पिछले ही क्वेश्चन में देखे थे, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन वो होता है 2 पाई m के टी की पावर 3/2 बी अपॉन एच क्यू। तो आप इसमें देखेंगे क्या होता है, 2 पाई m के टी की पावर 3/2 इंटू बी अपॉन एच क्यू। तो ऐसा तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। और आरपीएससी ने आंसर दिया है इसका फर्स्ट वाला, और इसमें है आर वाली टर्म। अगर के को आर बनाना है तो के बराबर होता है के इज इक्वल टू आर बाई एवोगाड्रो नंबर होता है, ठीक है। अगर इसमें वैल्यू रख भी दे के की आर बाई एन ए, तो आता है 2 पाई m के टी की पावर 2 पाई m आर टी, आर बाई एन ए कर देंगे के की जगह पर, ठीक है। तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगी इंटू बी अपॉन एच क्यू, ये होगा। अगर एच को अंदर ले जाए, अगर
हम लोग h को भी अंदर ले जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 πm RT/Na इंटू एच स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी 3/2 इंटू वॉल्यूम के बराबर। तो ये होगा, ये भी किसी ऑप्शन में यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि फर्स्ट वाले ऑप्शन में एन स्क्वायर है, एन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है, लेकिन आरपीएससी ने इसका आंसर दिया है फर्स्ट वाला। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो टोटल 2 क्वेश्चन थे जिनको मुझे डाउट था कि क्या होगा इनका आंसर, तो बाकी के क्वेश्चन मैं देख ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीशन फंक्शन इज इक्वल टू G0। ये फिर से पूछा गया है कि G0 के बराबर किस पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन जो है उसकी वैल्यू होती है Q इलेक्ट्रॉनिक इज इक्वल टू G0। G0 या ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी होता है, ठीक है। और G0 क्या होता है, 2n² के बराबर, n इज इक्वल टू 1 है। तो G की वैल्यू यहाँ पे 2 भी क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन एटम के केस में देखा जाए तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज काइनेटिक ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिवन दैट K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो वन मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात कर रहा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। और वन मॉलिक्यूल की बात करेगा तो RT की टर्म में आंसर ना होके वो आएगा KT की टर्म में, ये बात आप देख लेंगे। RT जो होता है वो होता है मोलर लेवल पर, ठीक है, और KT होता है मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर रेस्पेक्ट में बात की जाती है तो KT, मोलर रेस्पेक्ट में बात की जाती है तो RT, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन के केस में आप इक्वी पार्टीशन थ्योरम देखे होंगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो उसमें पढ़े होंगे कि अगर डिग्री ऑफ फ्री ट्रांसलेशनल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, वो होता है KT/, वन मॉलिक्यूल के बात की जाए तो KT/½ KT के बराबर। और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है किसी भी मॉलिक्यूल के, वो होती है 3, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हो जाएगा 3 इंटू ½ KT, तो ये आ जाएगा 3/2 KT। तो 3/2 KT इसका करेक्ट आंसर होगा, वो है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू 3/2 KT। अगर वो पूछता कि मोलर ट्रांसलेशनल एनर्जी, मोलर पूछ लेता, मोलर मतलब Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाता। तो मोलर ट्रांसलेशनल एनर्जी का जो वैल्यू आता वो आता 3/2 RT, KT की जगह RT हम लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे जो वन मॉलिक्यूल का पूछा तो 3/2 KT थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ द अपर स्टेट इन ए 2 लेवल सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ द लोअर स्टेट एट इनफाइनाइट टेम्परेचर। तो 2 लेवल सिस्टम है, पहले लेवल की एनर्जी 0 लेते हैं, दूसरे की E है, ठीक है। नाउ अब पूछा है कि रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ अपर स्टेट क्या होगी इन 2 लेवल सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू लोअर लेवल एट इनफाइनाइट टेम्परेचर। तो फिर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं Ni/N को। तो ith लेवल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में, वो आता है e⁻⁻β EI, ठीक है। और Ni इक्वल टू हो जाएगा n इंटू β EI/Q, ठीक। तो Ni/Q बराबर हो जाएगा e⁻⁻β EI के। अब ये हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि एक ही सिस्टम है, वो सिस्टम चेंज थोड़ी हो रहा है। तो 0 N1 लेवल और N0 लेवल का हम लोग रेशियो निकालना है हमको। तो क्या होगा, फर्स्ट e⁻⁻ की तो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो Ni इज प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻β EI के, ठीक। तो फर्स्ट लेवल की एनर्जी कितनी है, ई मान लिए, ठीक। अब सॉरी, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी है ई, और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हम लोग 0 ही मानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा e⁻⁻β इंटू 0। तो जो डिनोमिनेटर की पूरी टर्म 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि e की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा e⁻⁻βE डिवाइडेड बाई 1। अब e⁻⁻βE का वैल्यू क्या आएगा, इधर देख लेते हैं, N1/N0 बराबर हो जाएगा। अब
बीटा की वैल्यू रख हूँ 1/kT और इंटू ई। अब टेम्परेचर दिया इन्फिनिटी, ठीक है। अगर टेम्परेचर इन्फिनिटी है तो ई में अगर इन्फिनिटी का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये पूरा टर्म भी क्या 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर तो पहले से 1 था, तो इस तरह से n1/n0 अभी एट टी इन्फिनिटी, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, e⁻−1/kT इंटू ई। ये पूरा टर्म 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/1 हो जाएगा पूरा। 1/1 का मतलब है कि दोनों जो स्टेट है इन्फिनिटी पे इक्वली पॉपुलेटेड है। जैसे कि अगर 2 मॉलिक्यूल फर्स्ट लेवल में है तो 2 ही मॉलिक्यूल सेकंड वाले लेवल में होंगे, तो दोनों में फ्रैक्शन सेम होगा, ठीक है। 0.5 फ्रिक्शन होगा ग्राउंड स्टेट में, 0.5 फ्रिक्शन होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो रिलेटिव पॉपुलेशन अपर स्टेट की विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट क्या होगी, 1 के बराबर आएगा, क्योंकि इक्वली पॉपुलेटेड है तो 1/1 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज थर्ड 1.0, ठीक है। What is the ratio of translational partition function of D2 and H2 at the same temperature and volume? तो जब ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है Q ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू B अपॉन HQ इंटू 2πm/kT इंटू 3। इस पूरे की जो ब्रैकेट के अंदर है इसकी पावर है 3/2, ठीक। अब आपको दिया टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम को आप कांस्टेंट कर दीजिए। तो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, m की पावर 3/2 पे। m इज ईयर मास, ठीक है, मास है यहाँ पे m की वैल्यू। अब आप देख सकते हैं कि D2 और H2 का पूछा है, तो रेशियो Q ट्रांसलेशनल D2 डिवाइडेड बाई Q ट्रांसलेशनल H2 क्या होगा, इनके मास के रेस्पेक्ट में होगा। तो मास कितना है, D2 का 2 होता है और H2 का होता है, सॉरी D2 का कितना होगा 4 और H2 का होगा 2 और इसकी पावर 3/2। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3/2, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 3/2 यहाँ पे आंसर है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे कुछ रेजिडुअल एंट्रोपी होती है जिसकी कैलकुलेशन S इज इक्वल टू KLNW से हम लोग करते हैं, ठीक है। और CO मॉलिक्यूल के केस में CO एक तो इस तरह से खुद को अरेंज कर सकता है और दूसरा OC की तरह कर सकता है। तो आपको ऐसे CO CO OC OC इस तरह से भी देखने को मिल सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट CO के 2 होते हैं, एक तो पहले कार्बन आ जाए फिर ऑक्सीजन, या फिर पहले ऑक्सीजन आ जाए फिर कार्बन आ जाए, इस तरह से वो अरेंज हो सकते हैं मॉलिक्यूल। तो वेट फैक्टर CO के केस में आता है 2। तो यहाँ पे आप लोग S इज इक्वल टू KLN2 लिखते हैं, लेकिन K की टर्म में तो एक भी आंसर नहीं है, R की टर्म में आंसर है। R कब आता है, जब आप मोलर लेवल पे बात करते हो, ना कि मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो ये जो फॉर्मूला अभी लिखा है ये मॉलिक्यूलर लेवल पे है, ठीक है, मॉलिक्यूलर। अब मोलर की बात करेंगे पर मोल की, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा RLNW के बराबर, और W है यहाँ पे 2, तो ठीक है RLN2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। RLN2 मतलब सेकंड ऑप्शन में है, RLN2 इज सेकंड ऑप्शन, तो यही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, मीन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जीज ऑफ ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल आर। तो आप जानते हैं कि ट्रांसलेशनल के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो मॉलिक्यूलर लेवल पे पर मॉलिक्यूल की बात करें तो 1/2 kT होता है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है 1/2 kT। और नॉन लीनियर रोटेशनल के केस में भी, ये ट्रांसलेशनल है और रोटेशनल इधर है, तो रोटेशनल के केस में भी हाफ kT के बराबर होता है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो 3 इंटू हाफ kT हो जाएगा, और ये भी 3 इंटू हाफ kT हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 3/2 kT, और रोटेशनल के केस में भी 3/2 kT। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो कि मीन ट्रांसलेशनल एनर्जी और मीन रोटेशनल एनर्जी क्या होंगी। तो मीन ट्रांसलेशनल एनर्जी भी 3/2 kT आया है, और मीन रोटेशनल एनर्जी भी 3/2 kT आता है।
अगर मीन वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करते हैं तो वो आता है kT के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 kT 3/2 kT थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अब है यहाँ पे एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे लेवल है इस क्वेश्चन का थोड़ा। टोटल एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ एटम है ये, ठीक है। टू लेवल सिस्टम है, एन नंबर ऑफ एटम है विद नॉन डिजेनरेट स्टेट। डिजेनरेसी मतलब एक है हर एक स्टेट की, ठीक है। विद एनर्जी जीरो एंड ई, मतलब आपको दिया गया है फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है जीरो है, दूसरा है ई, ठीक है। और इनमें एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको बताना टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू एन बाई मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन इंटू डी बाई डी बीटा। बीटा क्या होता है 1/kT, ठीक है, इंटू डी क्यू का आपको डिफरेंशिएशन करना है बीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब टू लेवल सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू होगा, क्यू क्या होता है सम ऑफ ई टू दी पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है। तो टू लेवल सिस्टम के लिए क्यू हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस बीटा जीरो, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी जीरो है, प्लस ई टू दी पावर माइनस बीटा ई, सेकेंड एनर्जी लेवल क्या है ई के बराबर। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, फर्स्ट वाली टर्म 1 के बराबर हो जाएगी प्लस ई टू दी पावर माइनस बीटा ई, ठीक है। तो पार्टीशन फंक्शन मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन है वो 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस बीटा ई के बराबर आता है, बस हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो एनर्जी हो जाएगी ई इज इक्वल टू एन बाई क्यू इंटू डी बाई बीटा इंटू वन, क्यू की वैल्यू है 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस बीटा ई। तो इसका बीटा के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो बीटा के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा फर्स्ट टर्म का, और सेकंड टर्म है ई टू दी पावर माइनस बीटा ई। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ई इज इक्वल टू एन बाई क्यू। डिफरेंशिएशन करने के बाद आएगा पहली टर्म जीरो हो जाएगी और दूसरी टर्म बचेगी, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस, सॉरी यहाँ पे जो एनर्जी है इसमें माइनस साइन भी है, ठीक है, तो माइनस साइन आप लगा लीजिएगा। तो ये आएगा माइनस ई इंटू ई टू दी पावर माइनस ई इंटू ई टू दी पावर माइनस बीटा ई, ये आएगा, ठीक है। और माइनस इंटू माइनस, ये ब्रैकेट के बाहर जब निकालेंगे इस माइनस को तो एक बाहर माइनस है एक अंदर है, तो ये टोटल हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा तो एन बाई क्यू, क्यू की वैल्यू मैं फिर यहाँ पे भी रख लेता हूँ 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस बीटा ई, ठीक है, इंटू अब ब्रैकेट में क्या बचा है, ब्रैकेट में है एनर्जी ई, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी ऐसे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई इंटू ई टू दी पावर माइनस बीटा ई, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब मैं क्या करूंगा इसमें ई टू दी पावर माइनस बीटा ई का ऊपर भी भाग दूंगा नीचे भी दूंगा, तो ऊपर आप लोग डिवाइड करोगे न्यूमरेटर में तो एन ही बचेगा, और नीचे डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन ई टू दी पावर माइनस बीटा ई बचेगा, प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ई टू दी पावर माइनस बीटा ई में ई टू दी पावर माइनस बीटा ई का भाग दोगे तो आएगा 1, ठीक है। तो ये वाली टर्म कुछ इस तरह से सॉल्व होके आती है, और आगे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी एन ई अपॉन 1 अपॉन ई टू दी पावर माइनस बीटा ई को मैं लिख सकता हूँ ई टू दी पावर बीटा ई, ठीक है, प्लस 1। तो ये आपका टोटल एनर्जी आ गया। तो ये किस ऑप्शन में है एन ई 1 प्लस ई टू दी पावर बीटा ई, ये सेकंड ऑप्शन में है। ये यहाँ पे सब स्क्रिप्ट की तरह ही लिख दिया है क्वेश्चन में, लेकिन ये गलत तरीका है, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन में है तो एन ई कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर आर। तो पार्टीशन फंक्शन बताता है कि हाउ मैनी एनर्जी लेवल आर थर्मली एसेसिबल, ठीक है। सपोज अगर सारे मॉलिक्यूल फर्स्ट लेवल में है तो उसके लिए पार्टिकल फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी क्यू इज इक्वल टू 1। अगर दो लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरह से तो क्यू हो जाएगा 2, अगर और तीसरा लेवल भी बढ़ गया तो क्यू 3 हो जाएगा टोटल। तो नंबर ऑफ स्टेट्स को बताता है क्यू कि कितनी स्टेट्स में मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। तो अब हायर वाला लेवल ऑक्यूपाई होगा कि नहीं ये डिपेंड करता है इन दोनों लेवल के बीच गैप कितना है। अगर
दो कॉन्सिक्यूटिव लेवल के बीच अगर गैप बहुत कम है तो हायर लेवल में भी मॉलिक्यूल जा सकता है, ठीक है। अगर गैप ज़्यादा है तो केवल ग्राउंड स्टेट में ही रह जाएगा। तो एनर्जी लेवल का जो गैपिंग होता है उसका सीक्वेंस होता है, सबसे ज़्यादा गैप आता है डेल्टा ई का वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, डेल्टा ई इज मैक्सिमम फॉर इलेक्ट्रॉनिक, उससे कम होता है वाइब्रेशनल के लिए डेल्टा ई की वैल्यू, दो एनर्जी लेवल के बीच एनर्जी डिफरेंस वाइब्रेशनल में इलेक्ट्रॉनिक से थोड़ा कम होता है, ठीक है। और उससे भी कम होता है रोटेशनल का, और रोटेशनल से भी कम होता है ट्रांसलेशनल का, ठीक है। तो जिसका गैप सबसे कम होगा उसके हायर एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल्स जाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो हायर एनर्जी लेवल तभी एसेसिबल होता है जब डेल्टा ई की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब डेल्टा ई सबसे कम है ट्रांसलेशनल का, तो हायर एनर्जी लेवल एसेसिबल होंगे सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशनल के केस में। तो क्यू की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, मतलब पार्टीशन फंक्शन भी ज़्यादा होगा। तो डेल्टा ई जितना कम होगा पार्टीशन फंक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल का डेल्टा ई कम होता है तो पार्टीशन फंक्शन क्यू ट्रांसलेशनल सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से फोर, और इलेक्ट्रॉनिक का एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू सबसे कम आती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ जितने भी क्वेश्चन बनते थे वन बाई वन करके हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। और दो क्वेश्चन में हमको थोड़ा डाउट था क्योंकि आरपीएससी ने कुछ आंसर दिया था और अपना कुछ आंसर है, और एक एक क्वेश्चन तो ऐसा था और दूसरे क्वेश्चन में सारे ऑप्शन हमको मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से दो क्वेश्चन को आप लोग एक बार और अच्छे से देखिएगा जिनमें डाउट था थोड़ा, क्योंकि आंसर की से वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रहे हैं, ठीक। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।